सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा 5G शॉपकीपर का है। उसने सीपीयू वो सब रिवॉल्व कर चुका है, लेकिन फिर भी लोगो क्या बात डिस्प्ले नहीं आ रहा है, या तो फिर कभी कभी चालू ही नहीं हो रहा है, या कभी कभी पूरा फ़ोन चालू हो रहा है लेकिन डिस्प्ले आता है, कभी कभी नहीं आता है। तो एक बार सीपीयू रिवॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं। कोई 1.8 या 2.8 कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है इसमें। ठीक है, सबसे पहले मैं सीपीयू का क्लीनिंग करके सीपीयू रिमूव करने वाला हूँ। इसमें ड्यूल लेयर पीसीबी आता है, जो पीपीडी भी अलग रहेगी सीपीयू की, और स्मूथ वे भी रखना पड़ेगा वरना लेयर लीक हो जाता है इसमें। और लेयर लीक होने के बाद वापस तुम लेयर को रिवॉल्व करोगे तो लेयर सीधा फूल जाता है। लेयर फ्रेश है, रिवॉल्व नहीं किया हुआ है, खाली सीपीयू और डिस्प्ले ड्राइवर ऐसी रिवॉल्व की हुई है। ठीक है, सबसे पहले सीपीयू निकाल लेते। सीपीयू को इजीली रिवॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ही जीआर वगैरह टेस्ट करना पड़ेगा। बॉल भी बाहर है इसका, शायद सीपीयू की वजह से ही डिस्प्ले का प्रॉब्लम रहेगा। सीपीयू एक बार रिवॉल्व कर लेते। मेरा कभी कभी मैंने इसमें जीआर किया था। सीपीयू की जो मिपी की जो लाइन रहती है डिस्प्ले की, कोई कोई आ रही थी और कभी कभी नहीं आ रही थी। रैम रिवॉल्व की हुई है। मिपी की लाइन में ड्राई शोल्ड हो चुके बॉल, ऊपर के साइड कॉर्नर में क्लियर दिख रहे हैं। ठीक है, इसको लो मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी रिवॉल्व किया हुआ है, तो सीधा साफ़ ही कर देंगे चलेगा। और कंपनी का ग्लू वगैरह भी नहीं है, तो ग्लू वगैरह कोई काटने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधा ड्यूल गुडविक यूज़ करके एक ही लेवल पे सीधा कर देंगे। ड्यूल टोन गुडविक विथ पेस्ट। प्रेशर नहीं देना है ज़्यादा, प्रेशर दोगे तो इसमें स्क्रैच तुरंत आ जाएगी क्योंकि एक बार रिवॉल्व हो चुका है ये सीपीयू और बोर्ड के जो लेग है उसको एकदम स्मूथली साफ़ करना पड़ता है। इसमें स्क्रैच वगैरह आ जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा रिकवर करने में। और ज़्यादा टेम्परेचर भी यूज़ नहीं कर सकते, ग्रीन बोर्ड है। ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ करोगे तो बोर्ड के प्रिंट आपस में मिक्स हो जाएंगे। मैं नॉर्मली गुडवी को प्रेशर दे रहा हूँ। शोल्डर का टेम्परेचर मेरा 320 ही है इसमें। सीपीयू वन शॉट में बैठ जाए इसीलिए मैं ज़्यादा क्लीनअप पे ध्यान देता हूँ। पूरा क्लियर है। कोई अच्छे शॉपकीपर ने ही बनाया हुआ है फ़ोन, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये कॉर्नर वीपी का ही है पूरा। सीपीयू रैम दोनों को साफ़ कर लेते एक बार, क्योंकि ग्लू वगैरह तो नहीं है तो गन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बस खाली पीपीडी मुझे चेंज करनी है, इसलिए मैं साफ़ कर रहा हूँ। क्योंकि शॉपकीपर ने 183 पीपीडी यूज़ की थी।
जो ड्यूल लेयर में 183 पीपीडी नहीं रहती है, 217 रहती है, या तो 189 यूज़ करनी पड़ती है। स्टैंड में ही साफ़ कर लेता हूँ। सीपीयू है। ज़्यादा मूव नहीं होगा अब सीपीयू। ड्यूल टोन गुडविक है, मैं खाली पीपीडी चेंज करनी है, इसलिए पूरा सब पीपीडी वगैरह सब निकाल रहा हूँ। वरना सीपीयू और रैम में लेवल सरफेस एक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वापस रिबॉल ही करना है इसको। पीपीडी चेंज पर्पज़ से ही मैं सारी पीपीडी ले रहा हूँ गुडविक से। सीपीयू भी पूरा मस्त है, क्लियर है। शायद एक ही बार रिबॉल किया गया है सीपीयू। इसमें तार वाला ब्रश यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार ऑलरेडी ग्लू वगैरह सब कट चुका है। इसमें रिबॉल करने में टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पीपीडी मेरा 217 है, तो 350 की एयर है और 50 एयर है, 350 की हीट है। ये पीपीडी थोड़ा सा वेट ही रखना है, ज़्यादा ड्राई कर दोगे तो जल्दी मेल्ट भी नहीं होगी, और मेल्ट होते होते टेंसिल भी फूल जाएगी और मिक्स हो जाएगा सब बोल। क्विक 2008 है, हीट है मेरा 350, एयर है 50। सेम पीपीडी अप्लाई करना है रैम पे भी। जितना ड्यूल लेयर में सीपीयू वगैरह का प्रॉब्लम आता है, उतना ही लेयर का इश्यू आता है। ये वीडियो खास करके लेयर के लिए ही है। सेम पीपीडी अप्लाई करना है रैम पे भी, 217। ज़्यादा इसे ड्राई नहीं रख सकते पीपीडी को। कॉटन में ज़्यादा ड्राई कर दोगे तो रिबॉल परफेक्टली नहीं होगा, सब बॉल वगैरह उड़ जाते हैं और एयर की वजह से। रैम के और सीपीयू के दोनों के बॉल यहाँ ही अलाइनमेंट करने हैं, क्योंकि जब ऊपर से हीट दोगे तो अलाइनमेंट नहीं रहेगा तो बॉल आपस में भाग गई है। अलाइनमेंट है पूरा। पूरा सीपीयू और रैम दोनों क्लियर चाहिए, उसमें पेस्ट वगैरह नहीं चाहिए। वो क्लियर हो गए तो ही वन शॉट में बैठेंगे, क्योंकि पीपीडी हाई टेम्परेचर की यूज़ की गई है, तो हीट और एयर दोनों ज़्यादा ही रहेगा सीपीयू बिठाने के टाइम। रोज़िन ही अप्लाई किया है, लेकिन वीडियो एडिट नहीं हो पाया उसमें। रोज़िन से ही सीपीयू बिठाया है।
सीपीयू बिठाने के बाद चेक कर लेना है 1.8 या वीपीएच कोई भी शॉर्ट वगैरह नहीं है। सेम जीआरई चाहिए वीपीएच पे भी। एक बार बूटिंग चेक कर लेते। बूटिंग स्टॉक होना चाहिए 250 के आसपास। परफेक्ट है 250। सेम प्रोसेस है। रैम में सरफेस एक लेवल करके पेस्ट लगा के बिठा देना है। सरफेस कंपलसरी एक लेवल पे करना है ताकि वन शॉट में ही रैम बैठ जाए। रैम में और सीपीयू में दोनों में कॉर्नर दिए गए हैं जो मैच करके ही लगाना है। क्विक 2008 एयर 360 हीट 360 एयर 60। इसमें 380 भी कर सकते हो हीट को। ये जल्दी मूव भी नहीं होगी हाई टेम्परेचर पे पड़ी है तो। बोर्ड को ठंडा कर लेते। पहले ये देख लेंगे अभी बोर्ड को फिट करके कि फ़ोन चालू हो रहा है कि नहीं। फ़ोन चालू हो जाए तो ओके, वरना डिस्प्ले का तो काम बाकी ही है अभी। चालू हो गया है फ़ोन। चार्जिंग बेबी एम्पियर 2.0। डिस्प्ले नहीं आ रही है। ग्राफिक आईसी है जो एक बार रिबॉल कर लेते हैं क्योंकि लेयर कंपलसरी निकालना ही पड़ेगा इसका। लेकिन ग्राफिक आईसी ओके ही दिख रही है, लेकिन मेरे आगे किसी ने रिबॉल किया हुआ था सीपीयू, शायद ड्राई शोल्ड हो गई रहेगी। ग्लू वगैरह कुछ नहीं है इसमें। सीधा उठा के रिबॉल करके वापस बिठा ही देना है। चेंज वगैरह नहीं करनी है आईसी को क्योंकि आईसी ओके ही रहेगी। शूटेड एयर बोलते हैं इसको। एक ही जगह पे फिक्स रख के सीधा आईसी पे हीट शूट करना। इसमें गुडविक फंस जाएगी। इसलिए गुडविक का वायर काट के ट्विज़र से यूज़ करना पड़ेगा। नहीं हो रही है। ट्विज़र से गुडविक काट के ही उसका यूज़ करना पड़ेगा ताकि क्लियर हो जाए।
क्लियर है। ऐसे को एक बार रिबॉल कर लेंगे, यूनिवर्सल में हो जाएगी रिबॉल। सेम पीपीडी अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बाद में लेयर निकालना ही है, तो लेयर पे हीट मारने की वजह से ड्राई ना हो जाए, इसलिए मैंने 217 ही यूज़ की इसमें। ये पीपीडी जल्दी ड्राई भी नहीं होती और जल्दी मेल्ट भी नहीं होती। एक बार नोट 20 अल्ट्रा खोलते टाइम ये आईसी की एंगल की फ़ोटो वगैरह खींच लेना। बोर्नियो में इसकी एंगल उल्टी दिखाई गई है, लेकिन एक्चुअल में उल्टी लगती है, बोर्नियो के एंगल से उल्टा लगेगा ये। क्योंकि बोर्नियो में एंगल उल्टा दिखा रहा है और मेरे हिसाब से आईसी भी बोर्नियो के साथ मैच नहीं हो रही थी, इसलिए मैं आईसी की लाइनिंग और बोर्ड की जो लाइनिंग है वो मैच करके लगा रहा हूँ। इसमें शूट एयर का यूज़ किया हुआ है। टीआर वगैरह ओके, कोई शॉर्ट नहीं है। ये DOS 15 की जैसे काम करती है। बोर्ड को एक बार क्लीन कर लेते हैं। अब डिस्प्ले आ गई तो बोर्ड ओके, अगर डिस्प्ले ना आई तो लेयर निकालना ही है। नहीं आ रही है डिस्प्ले। शायद लेयर मिस हो चुका है पॉइंट। कोई नहीं, बोर्नियो से GR मैच कर लेते एक बार। इसमें रीसेट की लाइन नहीं आ रही है। ऑयल हो जा रही है रीसेट की लाइन। जो कि बोर्ड को दबाने पे रीसेट की लाइन आ रही थी। बोर्ड को दबाने पे आ रही है, बोर्ड छोड़ देने पे नहीं आ रही थी। कंफर्म हो गया था कि लेयर का ही प्रॉब्लम है। यही पूरी गेम है। लेयर रिवॉल्व करने के लिए स्टैंड में बोर्ड को नीचे के लेयर में फिक्स करते हैं। बोर्ड 1 पॉइंट भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए और पूरे बोर्ड में फ्लो की तरह एयर जाना चाहिए। बोर्ड एक बार लॉक हो जाने के बाद फाइनल कर लेना है
बोर्ड अगर लॉक रहेगा तो बिना नोज़ल से गन का यूज़ करके पूरे बोर्ड में फ्लो की तरह एयर को देना है। ये आईफोन जैसा लेयर नहीं है जो बॉर्डर पे हीट होके निकल जाएगा, पूरे बोर्ड को इसको हीट चाहिए। मेरा इसमें हीट है 380, एयर है 60 बिना नोज़ल के। और इसमें ब्लेड से कॉर्नर कॉर्नर पे खाली कंफर्म कर लेना है, मतलब एयर को बाईपास होने के लिए जगह बना के देना है। अगर एक बार जगह बन जाएगी तो उसके बाद तुम स्क्रैपर यूज़ कर सकते हो। स्क्रैपर को खाली आईसी के सीपीयू के नीचे ऐसा स्वाइप कराते वैसा खाली स्वाइप ही कराना है, लेयर को पलटाना नहीं या तो उठाना नहीं है। जब हर जगह पे लेयर में स्क्रैपर जब घुस जाए उसके बाद ही उसको उठाना है, ऑटोमेटिक लेयर मूव कर लेगा। खाली स्वाइप ही कराना है स्क्रैपर को। हीट लेफ्ट हैंड पे जो मेरा हॉट गन है वो कहीं पर भी रुकनी नहीं चाहिए, कंटिन्यू मूवेबल ही रहनी चाहिए। कोई भी एक जगह पे हीट लगा दोगे तो बोर्ड तुरंत फूल जाएगा इसका। मेरा पूरा लेयर मूव हो रहा है, लेकिन कोई भी कॉर्नर पे बॉल वगैरह नहीं रहना चाहिए और सीधा लेयर रिमूव हो गया। ये ट्रिक से करोगे तो कोई भी ट्रैक डैमेज नहीं होगा, ना ही लेयर के ना तो बोर्ड के। 100% रिजल्ट मिल जाएगा। ये लेयर की जो पीपीडी आती है वो 183 रहती है, तो इसमें आईफोन जैसे 138 यूज़ नहीं कर सकते। पहले पीपीडी लो मेल्ट या उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। पहले पीपीडी को लो मेल्ट करके सीधा बोर्ड को क्लीनिंग करते हैं सीपीयू के नीचे, वैसे ही क्लीनिंग कर देना एक बार। लो मेल्ट सब जगह पे घुमा के डी शोल्डर से सरफेस एक लेवल कर देना है। कोई कोई में बोर्ड में रिबोलिंग होता है, कोई कोई में लेयर रिबोलिंग होता है। इसमें लेयर रिबोलिंग हो रहा है तो बोर्ड को क्लीन करना ज़रूरी है। बोर्ड में लो मेल्ट पीपीडी घुमाने के टाइम पे कोई भी बॉल में या फिर कोई भी कॉर्नर पे साइड से पीपीडी बोर्ड के अंदर नहीं जानी चाहिए, वरना अंदर जब लेयर बिठाओगे तो वो पीपीडी का बॉल बन के अंदर ही अंदर शॉर्ट हो जाएगा। जितना हो सके उतना क्लीन एंड नीट काम करना है इसमें। ड्यूल टोन गुडविक का यूज़ किया है, टेम्परेचर है मेरा 320। खाली सरफेस एक लेवल ही हो रहा है। ज़्यादा घिसना नहीं है वरना बॉल मिक्स हो जाएंगे। ज़्यादातर इसमें ग्राउंड के बॉल ही आते, जो मिक्स होने के बाद दूसरे बॉल को टच होने नहीं देते। इसलिए वेरी क्लीन एंड साइलेंटली और इसमें बहुत ही ध्यान से काम करना है, पेशेंस रख के। इसमें कोई भी बोर्ड में डैमेज नहीं होना चाहिए, वरना वहाँ पर तुम जलेबी वगैरह बनाओगे जल्दी से वो टच नहीं होगा लेयर में, क्योंकि लेयर में बिना नोज़ल का ही हीट यूज़ होता है, तो जल्दी से सिंगल बॉल को हीट नहीं कर पाता वो। पूरा लेयर जब हीट होगा तो ही वो बॉल टच होते। ठीक है, बोर्ड को पूरा क्लियर एक बार कर लेते। एक बार कॉटन यूज़ करना है, एक बार ब्रश यूज़ करना है, पूरा क्लीन वाला मतलब काम करना है। जितना हो सके उतना क्लीन कर सकते हो।
क्योंकि ये सब बोर्ड में लेयर में भी पेस्ट आती है, जो माइनर से भी एक आधा बॉल में रह जाएगी तो वो ट्रैक तुम्हारा कनेक्टर पे जीआर नहीं देगा। मेरा रीसेट लाइन का जीआर यहीं से आ रहा था, जो कि 14 नंबर का जो बॉल है, हाँ वही है रीसेट लाइन। लेयर में डी शोल्डर इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो पेस्ट वगैरह वाइट पेस्टेड जो था इसमें वो निकल जाए। बाकी लेयर को पूरा सरफेस एक लेवल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पेस्ट रहेगा तो पेस्ट निकालना ही पड़ता है, क्योंकि जब हीट मारोगे तो पेस्ट साइड में कोई बॉल वगैरह पे आ जाएगा तो कवर अप हो जाएगा और कनेक्टर का जीआर वगैरह नहीं देगा वो। लेयर में भी कोई ट्रैक वगैरह मिस नहीं है। अब लेयर को रिबॉल्व करने के लिए टेंसिल तुम्हारा ना हिले, इसीलिए जो कॉर्नर कॉर्नर के जो बॉल है जो टेंसिल को पकड़ के रखे, तो तुम थोड़े से एक दो बॉल बना सकते हो वहाँ पर शोल्डर से, वरना तो फिर मैग्नेटिक पैड का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन मैग्नेटिक पैड भी कभी कभी मूव हो जाता है, तो यह बेस्ट वे है। थोड़े से एक दो बॉल बना दो बोर्ड के ऊपर और टेंसिल उसमें लॉक हो जाएगी। तुम्हारी टेंसिल में जब पीपीडी भरोगे तो मूव होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। स्टेंसिल लॉक। अब स्टेंसिल तुम्हारा ज़्यादा मूव नहीं होगा, अगर मूव होगा भी तो साथ में बोर्ड भी मूव होगा। इसमें पीपीडी मैंने यूज़ की है कैसी 183। स्टेंसिल जब जब मूव रही तब तब मेरा बोर्ड भी मूव होगा, क्योंकि बोर्ड में मैंने जो बॉल बनाए तो टेंसिल के साथ लॉक हो चुके हैं। इसमें ज़्यादा वेट भी नहीं रखना है, पीपीडी ज़्यादा ड्राई भी नहीं रखना है। अब खाली कॉटन से साफ़ करके अंदर की साइड ट्विज़र को खाली टच करा के रखना है, उसको प्रेशर वगैरह नहीं देना है। सब जगह पे बॉल बन जाए वो एक बार कंफर्म कर लो कि सब बॉल में तुम्हारी पीपीडी फिलअप हो चुकी है। इसमें हीट रहेगी 300, एयर रहेगी 50। टाइम लगेगा थोड़ा लेयर रिबल होने में, लेकिन आराम से हो जाएगा। खाली अंदर के साइड, लेयर के अंदर के साइड खाली ट्विज़र को घुमाना है, और जहाँ तुम्हारा ट्विज़र पहुँचे वहाँ ही गन को घुमाना है। सारे बॉल एक लेवल के ही बनेंगे और मूवेबल भी मस्त हो जाएगा। जैसा तुमको कंफर्ट लगे वैसा तुम ट्विज़र को रख सकते हो। मुझे इनर साइड ही ज़्यादा बेटर लगता है, इसलिए मैं इनर साइड का यूज़ करता हूँ। लेकिन यहाँ ज़्यादा बॉल है तो टाइम लग जाएगा रिबॉल होने में। ये वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड है, वरना 3.5 घंटे का वीडियो था ये। मैंने अभी हीट बढ़ाई है इसकी, ताकि फटाफट से मेरा लेयर रिबॉल हो जाए। क्विक 2008 है, मेरी हीट है 400 और एयर है 80। क्योंकि ये बहुत टाइम ले रहा था रिबॉलिंग होने में, लेकिन ये ट्राई नहीं करना है, नॉर्मली स्लो स्पीड से ही करना है। ओके, लेयर हो चुका है रिबॉल। लेयर को यहीं पर ही अलाइनमेंट दे देना है।
लेकिन पीपीडी थोड़ी बहुत मेरी वेट थी, तो एक बार ब्रश से पूरा साफ़ कर लेता हूँ, कोई पीपीडी का पार्ट वगैरह मैच ना हो जाए, मेरे दो बॉल आपस में जुड़ ना जाए इसलिए। उसके बाद फ्लक्स लगा के खाली यहाँ पर ही अलाइनमेंट दे दो, तो इजीली तुम्हारा रेयल लेयर वन शॉट में बैठ जाएगा। वापस मैंने हीट नॉर्मल कर दी है, 360 है इसमें हीट। लेयर ये बहुत पतला आता है, ज़्यादा तुम इस पर हीट वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते हो। विदाउट टिश्यू और विदाउट स्टैंड इसमें ज़्यादा हीट दोगे तो लेयर फूल जाता है। लेयर को एक बार प्रॉपर देख लेना है, सब बॉल अगर एक लेवल के रहेंगे तो तुम लेयर बिठा सकते हो। सारे बॉल एक ही लेवल पे आ चुके, लेयर पे आराम से बिठा सकते हो। यहाँ ही तुमको पेस्ट के सरफेस को एक लेवल कर देना है, ताकि बार बार चालू में तुमको पेस्ट ना डालना पड़े। मैंने लेयर में भी पेस्ट डाली है और बोर्ड में भी मैं पेस्ट डाल रहा हूँ। वो पेस्ट मैंने अभी मेल्ट कर दी थी, ये पेस्ट मेल्ट नहीं करनी है, ये पेस्ट को थोड़ा वेट ही रखना है। लेयर की एंगल परफेक्ट सेट करके ऊपर से हीट ही देनी है इसको। टचअप बहुत टाइम के बाद ही दे सकते हो, जब ऑटोमेटिक एक बार मूव हो जाए उसके बाद ही तुम उसको टचअप दे सकते हो। सेम टेम्परेचर है मेरा बिना नोज़ल का, 380 का, एयर है 60। बीच से मेरा लेयर बैठ नहीं रहा है तो तुम उस पर कोई भी वेट वगैरह रख सकते हो। मैंने एक नट को रखा था। तुम कुछ भी रख सकते हो उस पर, या तो ट्वीज़र रख सकते हो, कोई कोई स्क्रू ड्राइवर के बॉल भी रखते हैं, कोई मैग्नेट वगैरह रखता है। अब नॉर्मल सा लो लाइट वेट ही रखना है उस पर, ज़्यादा वेट नहीं दे सकते हो। और एक बार नीचे टच हुआ है तो वापस वेट को हटा देना है। तुम्हें मतलब एक बार कंफर्म हो जाए कि तुम्हारा लेयर बैठ चुका है तो वहाँ से तुम वज़न को हटा सकते हो, क्योंकि वरना दूसरी साइड से ऊपर हो जाएगा लेयर। ओके, थोड़ा थोड़ा पेस्ट डाल देते क्योंकि मूव नहीं हो रहा है, बहुत टाइम हो चुका है। लेयर इसमें मूव नहीं होगा, बोर्ड की साइड खींचेगा। नोज़ल को कहीं पर भी एक ही जगह पे नहीं रखना है, पूरे बोर्ड में मूव कराते ही रहना है। पूरे लेयर पे हीट मतलब सेम फैलनी चाहिए।
है लेयर, मतलब बैठ चुका है पूरा। कहीं से भी गैप या तो कहीं से भी लेयर, तुमको बोर्ड और लेयर के बीच में कोई गैप वगैरह कुछ दिखना नहीं चाहिए। अगर ना दिखे उसको एक बार ठंडा करके चेक कर लेते, ना दिखे तो ही तुम्हारा बोर्ड पूरा कंफर्म बैठा है। रीसेट की लाइन जो नहीं आ रही थी वो अब आ रही है। थोड़ा सा बोर्ड गर्म इसलिए ज़्यादा वैल्यू दिखा रही है। ओके, सारी GR आ रही है। बोर्ड को दबाने से कोई GR में डिफरेंस नहीं आ रहा है। ओके, मतलब पूरा फर्स्ट लोगो तो पहले भी आ ही रहा था। रीसेट लाइन ओके, तो ही सेकंड लोगो आया है मेरा। टच वगैरह सब चेक कर लेना है, IMEI वगैरह, क्योंकि बेसमेंट वगैरह सब इसमें नेटवर्क का पूरा सेक्शन लेयर में ही दिया हुआ है। IMEI आ रहा है। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।